Hello my dear students, how are you? I hope you are fine at your home. आज आपको मैं इस वीडियो में मॉडल वर्ब के बारे में बताऊंगा। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर मॉडल वर्ब क्या है, किस क्रिया को मॉडल वर्ब कहते हैं और इस किसी क्रिया को मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। मॉडल वर्ब किसी क्रिया को मॉडल क्यों कहते हैं, मॉडल वर्ब की क्या पहचान है, कैसे जान लेंगे कि यही मॉडल वर्ब है, हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे। बिना ध्यान से देखे, ध्यान से सुने, आपको आने वाला नहीं है। आपको मैं पुनः कह रहा हूँ कि ध्यान से कॉपी लेकर के बैठिए और कलम लेके बैठिए और सुनिए और उसको नोट करिए, ध्यान से सुनिए और हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको निश्चित रूप से बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा कि किसी क्रिया को मॉडल क्यों कहते हैं या मॉडल वर्ब के क्या कार्य हैं, कब कब मॉडल वर्ब लगाए जाते हैं, कौन से मॉडल कब लगते हैं और कब कौन मॉडल नहीं लगते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको किसी क्रिया को मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। मॉडल वर्ब को हम लोग हिंदी में आदर्श क्रिया कहते हैं। देखिए मॉडल वर्ब को हम लोग हिंदी में आदर्श क्रिया कहते हैं। मॉडल वर्ब को क्या कहते हैं? आदर्श क्रिया। आप ध्यान से इसको देखिए और सुनिए। इस पर हम आपको बता रहे हैं कि मॉडल वर्ब यानी आदर्श क्रिया क्यों कही जाती है कोई क्रिया, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मॉडल वर्ब आदर्श क्रिया। देखिए मैं मॉडल वर्ब को बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है और जानना है। यानी वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती है उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। फिर से नोट करिए, वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती है उसे ही मॉडल वर्ब कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम आदर्श क्रिया हिंदी में कहते हैं। आदर्श का मतलब होता है जो विचलित न होता हो, जो हर परिस्थिति में समान रहता हो, विचलित न होता हो, बदलता न हो, ऐसे दशा में हम आदर्श बोलते हैं। अर्थात वह क्रिया जो कभी अपने कर्ता के नंबर, पर्सन से प्रभावित नहीं होती है, नहीं बदलती है, तो हम हिंदी में उसे कहेंगे कि यह क्रिया आदर्श क्रिया है और अंग्रेजी में कहेंगे कि यह क्रिया मॉडल वर्ब है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रयोग के माध्यम से इसको हम देख लें, किसी भी क्रिया को जांच सकते हैं क्या मॉडल वर्ब है। हम जांच के बता रहे हैं कि मॉडल वर्ब है या मॉडल वर्ब नहीं है। जैसे हम कह दें हम एक क्रिया ले रहे हैं, जैसे इज को ले रहे हैं, हमें जानना है क्या इज मॉडल वर्ब है। अगर इज मॉडल वर्ब कही जाएगी अगर यह अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती है। अगर हम इज को ले लें, अगर हम कहें कि राम इज प्लेइंग, ध्यान से देखिए कि यहाँ इज लगा है अपने कर्ता के अनुसार, लेकिन अगर हम कर्ता बदल दे रहे हैं, अगर हम कह दें कि दे आर हो जाता है प्लेइंग, तो ध्यान से देखिए कि यह वर्ब भी जो है इज एम आर, ये वर्ब भी मॉडल वर्ब नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित हो जा रहे हैं। देखिए इज एम आर जो है ये वर्ब भी हैं, इसलिए ये मॉडल नहीं है क्योंकि ये कर्ता के अनुसार बदल रहे हैं। देखिए राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का है तो इज हो गया, वही वर्ब भी है, उसी कैटेगरी का है, लेकिन सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल हुआ इज का आर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित हो जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों कि वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती है उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। और
अब आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी दशा में अगर कोई क्रिया अपने कर्ता के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, हर दशा में सेम रहती है, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं तो मॉडल वर्ब है। जैसे हम तमाम ले लें, अब एक उदाहरण और ले रहे हैं। अगर हम कह दें कि ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, तो ध्यान से देखिए इसमें हैज क्रिया लगी है। अगर हम कह दें कि आई हैज तो नहीं होगा बल्कि हैव हो जा रहा है, आई हैव अ पेन, तो देखिए कर्ता जैसे बदल रहे क्रिया भी बदल गई। इसका मतलब हैज हैव हैड भी मॉडल वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने कर्ता के नंबर, जेंडर और पर्सन से प्रभावित हो जाती हैं, तो ऐसी दशा में कहे जाएंगे कि मॉडल वर्ब नहीं है। लेकिन हम एक और क्रिया ले रहे हैं, जैसे हम कह दें कैन को ले लें, कैन CAN, कैन को ले लें, ये भी तो क्रिया है, लेकिन हम जांच कर लें क्या है मॉडल वर्ब है, तो देखिए पता चलेगा शायद ये मॉडल वर्ब है। आप इसको हम लोग प्रयोग से देख लेते हैं वाक्य में रख के। जैसे हम कह दें कि आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, फुल स्टॉप, यू कैन प्ले, यू कैन प्ले, फिर है ही कैन प्ले, ही कैन प्ले। अगर हम ही बहुवचन का लिख दें, दे लिख दें थर्ड पर्सन का, तब भी कैन लग रहा है। इसका मतलब यहाँ देखा जा रहा है, अगर हम कहें कि सीता कैन प्ले, जेंडर भी बदल दें, सीता कैन प्ले, तब भी प्ले कैन नहीं बदल रहा। देखिए कैन 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 हर बार हर कर्ता के साथ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह क्रिया अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं हो रही है। इन दिस वे वी कैन से दैट कैन इज अ काइंड ऑफ मॉडल वर्ब बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स सब्जेक्ट। इन दिस कंडीशन वी कैन डिक्लेयर दैट कैन इज अ मॉडल वर्ब। क्यों? क्योंकि यह अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्रियाएं जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती हैं उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। मुझे विश्वास है, मुझे लग रहा है कि आपको मॉडल वर्ब समझ में आ गया कि किसी क्रिया को मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं। फिर से जान लीजिए, वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती है उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। अब देखिए मॉडल वर्ब कौन कौन हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट, शुड, वुड, आर्ट टू, ये सब कौन है? ऐसे ऐसी क्रियाएं मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग इसी के बारे में अब समझेंगे कि कैन का प्रयोग कब करते हैं, मे का प्रयोग कब होता है, मस्ट और शुड, आर्ट टू का प्रयोग कब कराते हैं। मैं सरल विधि से, बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कापी कलम लेके बैठिए, कापी कलम लिए ही नहीं है, बैठे हैं वैसे ही, कापी कलम लेके बैठिए। देखिए आप कापी नहीं लेके बैठे हैं, केवल ऐसे बैठ के नहीं चलने वाला है, आप कापी कलम लेके बैठिए। देखिए फिर से हम अब मॉडल वर्ब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होती है उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, आर्ट टू आदि आते हैं। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कैन और कुड का प्रयोग सीखेंगे। कैन और कुड कब लगाए जाते हैं? कैन का अगर हम देखें तो कुड पास्ट भी है। देखिए कैन का प्रयोग, पहला प्रयोग हम कह सकते हैं कि अगर शक्ति यानी क्षमता व्यक्त करना है, क्षमता का बोध कराना है,
क्षमता प्रकट करना है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में, और कुड का प्रयोग भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में करते हैं। यानी किसी व्यक्ति की अगर हमें क्षमता का बोध कराना है तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि एक वाक्य ले लें, वह पत्थर उठा सकता है, उठा सकता है। देखिए कैन और कुड का हिंदी अर्थ सकना होता है, सकता है, शक्ति और सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए सकता है। ध्यान से देखिए, इस वाक्य से किसी के क्षमता का बोध हो रहा है कि वह पत्थर उठा सकता है। ऐसी दशा में हम लोग कैन का प्रयोग कराएंगे। जैसे हम कह दें ही कैन लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट द स्टोन, द स्टोन। ध्यान से देखिए, इसमें किसी व्यक्ति की यानी वह की कार्य क्षमता का बोध हो रहा है। ऐसी दशा में कैन का प्रयोग कराया गया। यानी हम क्षमता का बोध कराते हैं तो कैन वर्तमान काल में और कुड भूतकाल में लगाए जाते हैं। यानी भूतकाल में कुड का प्रयोग और प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें, एक और वाक्य ले लीजिए, वह या वे नदी पार कर सकते थे, सकते थे। तो हम इसको कहेंगे दे कुड क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। देखिए यहाँ क्या है, भूतकाल में किसी के कार्य क्षमता की बात हो रही है तो यहाँ हम भूतकाल में कुड का प्रयोग कराते हैं सकना के अर्थ में, और यहाँ क्या है, वर्तमान काल में सकना के अर्थ में कैन का प्रयोग कराया गया है। अगर आपको किसी व्यक्ति के कार्य क्षमता का बोध कराना है तो कैन के प्रयोग से वर्तमान में और कुड के प्रयोग से भूतकाल में बताते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं। अब देखिए एक और प्रयोग है कैन और कुड का, योग्यता, एबिलिटी। अगर किसी वाक्य से योग्यता जाहिर हो रही है तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि वह सवाल हल कर सकता है, सकता है। इसमें देखिए क्षमता नहीं योग्यता है, एबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं ही कैन सॉल्व दी सम या क्वेश्चन या प्रॉब्लम, सम भी कह सकते हैं। ही कैन सॉल्व द सम या क्वेश्चन या प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, इस वाक्य से एबिलिटी, किसी की एबिलिटी यानी योग्यता जाहिर हो रही है तो कैन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर से कर सकते हैं, कोई वाक्य ले लीजिए। अगर हम कह दें कि राम चित्र बना सकता था, हम पास्ट में ले गए हैं, राम चित्र बना सकता था। देखिए पास्ट में किसी व्यक्ति यानी राम की योग्यता का बोध हो रहा है तो हम कुड का प्रयोग करा रहे हैं। राम कुड ड्रा द फिगर, ड्रा द फिगर। ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए योग्यता जाहिर है तो हम भूतकाल में कुड का और वर्तमान में कैन का प्रयोग कराते हैं। अब कभी कभी हम लोग स्वीकृति के लिए भी कैन कुड का प्रयोग कराते हैं। अगर वाक्य से स्वीकृति का बोध हो, एक्सेप्टेंस हो, तब भी हम कैन या कुड का प्रयोग टेंस के आधार पर कराते हैं। जैसे हम कह दें कि आप
मेरी कलम ले सकते हैं, ले सकते हैं, यानी स्वीकार है, कलम आप ले सकते हैं। तो होगा क्या, यू कैन टेक माई पेन। यहाँ देखिए व्यक्ति के, ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में व्यक्ति के न तो एबिलिटी का बोध हो रहा है, न तो कैपेसिटी का बोध हो रहा है। यहाँ एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है कि आप मेरी कलम ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कैन का प्रयोग कराए हैं। तो जब वाक्य से किसी व्यक्ति के कार्य क्षमता का बोध हो, या किसी व्यक्ति के योग्यता का बोध हो, या किसी की स्वीकृति का बोध हो, तो हम कैन और कुड का प्रयोग कराते हैं। फिर अगला क्या है कि यदि अनुमति का बोध हो तब भी हो सकता है, या अनुमति लेना है या अनुमति देना है तब भी हम लोग कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग करा सकते हैं। जैसे हम कहें कि आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, अनुमति दी गई, यू कैन गो, यू कैन गो। यहाँ देखिए अनुमति दी गई। अगर कभी कभी होता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, केवल अनुमति लेना है, तब भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन आई सिट हियर, मे का प्रयोग नहीं कराएंगे, बल्कि इस तरह भी कह सकते हैं कैन आई सिट हियर। मे का भी प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी दशा में इसका प्रयोग कराते हैं। देखिए यही था कैन और कुड का प्रयोग। अब मैं आपको मे और माइट का प्रयोग करा रहे हैं। मे और माइट का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा और कापी कलम खोल के लिखने का प्रयास करिए। बैठ के केवल बात मत करिए, आप लोग बात कर रहे हैं, बात मत करिए, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो आपको लिखना है। देखिए हम बार बार कहते हैं, एक बार में एक काम करिए। अगर कोई पढ़ा रहा है तो पढ़िए, कोई लिखवा रहा है तो लिखिए, अगर कोई बोल रहा है तो सुनिए। तो ये सब आपको करना है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो आप मत सुनिए, मैं लिखवा रहा हूँ तो आप मत लिखिए। निश्चित रूप से लिखवा रहा हूँ तो लिखिए, अगर बोल रहा हूँ तो सुनिए, समझा रहा हूँ तो समझिए। यहाँ देखिए अब हम मे का प्रयोग करा रहे हैं। मे का प्रयोग या मे या माइट का प्रयोग आसान विधि है। खाली आपको हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं कि कब कब इसका प्रयोग होता है। मे और माइट का हिंदी अर्थ सकना होता है, जैसे कैन कुड का अर्थ सकना होता है, ठीक उसी तरह से मे और माइट का हिंदी अर्थ सकना होता है। मे का प्रयोग वर्तमान काल में और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम पहला नियम कहता है कि यदि संभावना प्रोबेबिलिटी जाहिर हो तो निश्चित रूप से मे का प्रयोग करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि उदाहरण में आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ध्यान से देखिए इसमें योग्यता, क्षमता, स्वीकार्य या स्वीकृति या आदेश, अनुमति लेना या देना, ये सब नहीं है। संभावना व्यक्त हो रही है आज वर्षा हो सकती है। तो ऐसी दशा में सकना की अंग्रेजी कैन कुड का प्रयोग न करा के मे और माइट का प्रयोग कराएंगे टेंस के अनुसार। तो यहाँ प्रेजेंट में है इसलिए हम मे का प्रयोग कराएंगे। इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ध्यान से देखिए इसमें देखिए मे का प्रयोग हुआ है। इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ संभावना व्यक्त किया गया है। जब संभावना व्यक्त हो तो प्रेजेंट में मे का और पास्ट में माइट का प्रयोग कराते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो तो निश्चित रूप से मे और माइट का प्रयोग टेंस के अनुसार कराते हैं। मे का प्रयोग
अनुमति देने के लिए भी और अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम कह दें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें अनुमति प्राप्त की जा रही है, यानी अनुमति मांगी जा रही है। तो ऐसी दशा में हम लोग में का प्रयोग कराते हैं। जैसे हम कह दें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ऐसी दशा में देखिए मे का प्रयोग हुआ है, मे आई कम इन। और आप बार बार क्लास में या कहीं जाते समय अंदर पूछते हैं मे आई कम इन, तो यही वाक्य है, वही मॉडल वर्ब है जो आप ऐसी दशा में प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन। तो कभी कभी देखिए अति विनय के लिए मे के जगह हम लोग कुड का प्रयोग करा देते हैं। अति विनय, बहुत ही पोलाइटली विनय करना है, बहुत विनय करना है, मे के जगह कुड का प्रयोग करा सकते हैं। कुड आई कम इन, तो मे के जगह कुड का प्रयोग अति विनय के लिए करते हैं। तो अब देखिए फिर से अगर हम कह दें, ये तो हुआ, हम कह सकते हैं कि ये तो अनुमति प्राप्त करने के लिए, अनुमति देने के लिए भी, आज्ञा के लिए भी, आदेश देने के लिए या अनुमति देने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। देखिए अनुमति दी गई है इसमें, अब आप जा सकते हैं। होगा क्या, यू मे गो नाउ। तो ध्यान से देखिए, इसमें अनुमति दी गई है, इसमें अनुमति मांगी गई है और इसमें अनुमति दी गई है। तो निश्चित रूप से आपको मॉडल वर्ब का क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा कि कब कब किसका प्रयोग कराते हैं। मे का प्रयोग संभावना के लिए, मे का प्रयोग अनुमति देने के लिए, मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए करते हैं। आप ध्यान से देखिए कि शुड का प्रयोग है, ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं और थोड़े में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच नहीं रहे हैं। इसको हिंदी में चाहिए कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, चाहिए। इसका प्रयोग सामान्य दशा में चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे हम कह दें उदाहरण में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चाहिए। और कैन का क्या होता था, क्या होता है, सकना। और मे का क्या होता है, सकना। लेकिन शुड का क्या होता है, चाहिए। इसका हिंदी अर्थ चाहिए होता है। जब हमें सामान्य दशा में चाहिए का बोध कराना है तो शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि आप को सोना चाहिए, को सोना चाहिए। तो देखिए सामान्य दशा में बोला गया कि आपको अब सोना चाहिए, तो आपको सोना चाहिए तो होगा यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप। और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सदैव प्रयोग होता है, कोई दूसरा फॉर्म कभी प्रयोग नहीं करते हैं। एक्टिव मोड में हो तब, अगर पैसिव मोड में है तो पैसिव मोड में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन एक्टिव मोड में मॉडल वर्ब के साथ सदैव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, चाहे वह कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, क्योंकि क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर पर्सन जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम कह दें कि दूसरा वाक्य ले लें, बच्चों को अब विद्यालय जाना चाहिए, अब विद्यालय जाना चाहिए। देखिए क्या है कि सामान्य दशा में बोला जा रहा है, तो यहाँ भी शुड का प्रयोग हो रहा है। बच्चों को अब विद्यालय जाना चाहिए, बच्चों को अब विद्यालय जाना चाहिए। द चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल
गो टू स्कूल नाउ। तो देखिए इसमें क्या है कि सामान्य दशा में चाहिए के अर्थ में हम बार बार शुड का प्रयोग करा रहे हैं। जैसे हम कह दें कि हमें प्रतिदिन खेलना चाहिए, वी शुड प्ले पर डे, हमें बाज़ार जाना चाहिए, वी शुड गो टू मार्केट। ये सब क्या है, सामान्य दशा है। अब हम बता रहे हैं आपको मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, MUST, मस्ट का प्रयोग। इसका भी हिंदी अर्थ चाहिए होता है, चाहिए होता है। मस्ट माने भी चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं, अनिवार्य दशा में। जब हमें किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए और वह अनिवार्य दशा में हो और हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चाहिए शब्द लगा हो, तो निश्चित रूप से हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कह दें कि उसे विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। देखिए क्या अनिवार्यता इसमें जाहिर हो रही है, उसे विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। यानी अनिवार्य दशा हो तो शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग कराते हैं। जैसे क्या होगा, ही मस्ट गो टू स्कूल, ही मस्ट गो टू स्कूल। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए अनिवार्य दशा है, इसलिए हम मस्ट का प्रयोग करा रहे हैं। अगर हम कह दें कि आपको अवश्य स्नान करना चाहिए, यू मस्ट बाथ, यू मस्ट टेक बाथ, तो ऐसी दशा में हम लोग मस्ट का प्रयोग कराते हैं। जैसे हम कह दें कि बच्चों को पाठ अवश्य याद करना चाहिए, बच्चों को या विद्यार्थियों को, देखिए ध्यान से, बच्चों को पाठ अवश्य याद करना चाहिए, याद करना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ देखिए फिर अनिवार्य हो गया, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग कराएंगे। द चिल्ड्रन मस्ट लर्न द लेसन। देखिए आपको जो मॉडल वर्ब बताए जा रहे हैं, यह बहुत ही सरल ढंग से बताए जा रहे हैं और अच्छे अच्छे उदाहरण भी दे रहे हैं, सरल उदाहरण दे रहे हैं। और जब तक हम लोग इसको अच्छी तरह से जान नहीं लेते हैं तो हम लोग बोलते समय, लिखते समय, ट्रांसलेशन के दौरान गलती कर सकते हैं। दिस इज वाई यू शुड लर्न प्रॉपरली सो दैट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक व्हाइल ट्रांसलेशन। ऑल द स्टूडेंट मस्ट टेक केयर स्पेशली ऑन द यूज ऑफ मॉडल वर्ब व्हाइल इट इज़ यूज्ड इन योर सेंटेंसेज व्हाइल ट्रांसलेटिंग। तो आपको ये सब को ध्यान देना है। अब मैं आपको आर्ट टू का प्रयोग बता रहे हैं। आर्ट टू, आर्ट टू, देखिए इसका भी अर्थ होता है चाहिए, इसका अर्थ होता है चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग हम नैतिक कर्तव्य बोध कराने के लिए करते हैं। अगर किसी वाक्य से चाहिए के अर्थ में कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बोध कराना है तो निश्चित रूप से हमें आर्ट टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें कह दें कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देखिए यहाँ क्या नैतिक कर्तव्य बोध है करना चाहिए हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा आर्ट टू का प्रयोग कराएंगे। देखिए क्या होगा, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री।
देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, नैतिक कर्तव्य बोध हो रहा है। या हम एक और वाक्य ले लें, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ध्यान से देखिए, हम हर बार ऐसे वाक्य रख रहे हैं जिसमें नैतिक कर्तव्य बोध हो रहा है। तो हो रहा है क्या इसका ट्रांसलेशन, वी आट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, नैतिक कर्तव्य बोध हो रहा है। तो ऐसे ही तमाम वाक्य हैं जिसमें नैतिक कर्तव्य बोध हो, उसको हम लोग आर टू के प्रयोग से अनुवाद करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें अपने बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए, वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो कि आर टू के प्रयोग से अनुवाद किए जा सकते हैं। ये है मॉडल वर्ब। आपको मैं अब अगली वीडियो में ऐसे कुछ और चीज़ें रखेंगे सरल ढंग से। देखिए, आपको अंग्रेजी सीखना है तो तमाम कंडीशंस हैं। यू हैव टू मेक योर माइंड स्ट्रांग with word meaning. You have to make your mind the storage of words. After that you can express your ideas in English language. You have to make your grammar portion strong. After that you can express your ideas grammatically correct. Otherwise you will make mistake while speaking or while translating. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ें आपको फिर से रखेंगे। तब तक आप वेट करिए, मैं अगली वीडियो में पुनः आ रहा हूँ एक नए चीज़ को लेकर के।